बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज मेरी इस सीरीज़ में जस्टिस एंड इक्वालिटी में दो बहुत बर्निंग इश्यूज़ हैं जो मैं लेकर आया हूँ। वो आज और मेरे साथ मेरे सीनियर्स अफज़ाल ख़ान एडवोकेट साहब और मलिक सकलैन अवान साहब मौजूद हैं, और इनके साथ आज हमारी जो बातचीत होगी वो दो बर्निंग टॉपिक्स पर होगी। एक तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा जो सियासी हालात जो इस वक्त गर्मा गर्मी है वो क्या है और किस हवाले से क्या मामला चल रहा है, और आइंदा आने वाली कुछ प्रेडिक्शंस भी हम इनसे लेंगे। दूसरी जो चीज़ जो आज आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं वो है जो इस वक्त एक और बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है, वो है कि जो हमारा जो कल्चर जो ड्रामे जो दिखा रहे हैं, अक्कासी करते हैं सो कॉल्ड कि ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, पैमरा के को जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, उन चीज़ों को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, जैसे कि हम हमेशा अपनी कॉन्फ्रेंस और हमेशा अपने प्रोग्राम्स का आगाज़ आपसे करते हैं, आप ये बताइए कि बड़ा एक अजीब-ओ-गरीब सा मामला देखने को आया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि एक अक्सरियत से सेनेट के इलेक्शन में जीतते हैं, उसके बाद फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें वो जिसे कहते हैं कि इमरान खान विन करते हैं दोबारा से, उनको उसी तरह से बल्कि शायद पहले से भी बढ़कर उन्हें कॉन्फिडेंस का वोट मिलता है। उसके बाद अब आकर जब रिसेंटली चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो सादिक संजरानी साहब वो विन कर जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। ये आखिर क्या माजरा है, कौन इसके पीछे है, ये कठपुतलियाँ हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी है या क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज बहुत ही एक सेंसिटिव मौजू का इंतखाब किया है। अगर मैं कुछ मसलहतों से काम लूँ तो सच्ची बात है हक़ अदा नहीं होता। आपने चूँकि मेरी ओपिनियन पूछी है, मैं बायस्ड नहीं हूँ जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिर कुछ तकलीफ़देह भी हो जाती हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक हमारे सियासतदान आज भी वहीं पर खड़े हैं और जो आज से 50 साल पहले था, कि बस उससे पहले पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद हर रोज़ नई एक महल्लाती साजिश सामने आती थी, एक वजारत बनती थी, कुछ अर्से के बाद टूट जाती थी, सियासी अदम इस्तेहकाम था, और इस वजह से फिर फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ी। पाकिस्तान में एक ही अदारा है, उससे हमें लाख इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन हम अगर सोचें कि अगर ये भी ना हो या ये अपना रोल अदा ना करे, अपने कहते थे कि ये अपने दायरा कार से बाहर निकल आते हैं, तो फिर क्या हो। ऐसा भी हमने देखा कि ये मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया कि अयूब खां की हुकूमत अच्छी खासी चल रही थी। फिर जब अयूब खां से कुछ ऐसे मुआहदे करवाने चाहे मेहरबानों ने कि ख़ास तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान के कई मामलात ऐसे थे जो उनसे उन मुआहदों पर साइन करवाए जा रहे थे, रिन्यूअल जो कुछ उनके मशरक़ी पाकिस्तान के कुछ चाय के बागात और इस किस्म के कई मामले जो थे जो कि हमारे मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ उन पर जो अयूब खान ने रिन्यू करने से इनकार कर दिए थे। तो फिर इन्हीं सियासतदानों ने उनके ख़िलाफ़ मैदान में आकर उनको बुरे बुरे अलक़ाबात देकर निकाल दिया। फिर हमने ये भी देखा कि उधर तुम और इधर हम के नारे भी लगे जी, और जब एक पार्टी जीत गई तो फिर तो ये सियासतदानों का काम था ना जी, कि जो असूल है, जो एक मेजॉरिटी ले गया उसको हुकूमत दे जाती, लेकिन पाकिस्तान तोड़ना गवारा कर लिया, उसमें ये सब शामिल थे। एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी, मैं मुख्तसरन इसको समअप कर देता हूँ, कि जिसमें सियासतदान भी थे, फ़ौजी भी थे, शेख मुजीब भी था और उधर इंदिरा गांधी भी, ये सारों ने मिल के, और उससे पहले शायद जो मेरी उम्र के या मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वहाँ पर, यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर वो दंदनाता फिरता था, उसका नाम गालमन था फारलैंड, उसने, और लंदन प्लान अखबारों में आया करता था, तो दरअसल वो पाकिस्तान की तबाही का प्लान था और ये सब लोग उसमें शामिल थे। बिल्कुल सही। फिर मामला आगे, अल्लाह ने पाकिस्तान को कायम रखना था, हमारा एक बाजू अलहदा हुआ, लेकिन फिर भी ये मुल्क कायम और दायम रहा। लेकिन फिर छांगा मांगा की सियासत आ गई,
90 की दहाई में हॉर्स ट्रेडिंग बड़े अरूज पर थी। तो हमारा ख्याल था कि मसलसल मार्शल लॉ की वजह से सियासतदानों को कुछ समझ आ गई होगी, आपस में ये कुछ एका कर लेंगे और एक जैसे कि गेम के रूल्स तय करके आराम से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आपस में इनके इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि आखिर फिर मेहरबानों को मुदाखलत करना पड़ती है। अब भी यही हो रहा है कि एक शख्स की दुश्मनी में बहुत से अनासर जिनमें बहुत तरफ़ैन हो वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसका कभी कोई नाम रख देते हैं, कभी इसको कौमी इत्तेहाद रख लिया, कभी जुगतू फ्रंट रख लिया, कभी IGI फलां, पता नहीं क्या क्या बनते रहे हैं। लेकिन उसमें बुग़्ज़ मुआविया का अंसर ज़्यादा होता है। अब भी ऐसा ही हुआ कि अगर तो इस निज़ाम को चलाना था तो इसके चलाने वाले उनको भी मुखलस होना चाहिए था। अब इस कदर कौम इनसे दिलबर्दाश्ता हुई कि पिछले दिनों में क्या है, ये लोग हल्फ उठाते हैं और कुरान पाक पर हल्फ उठाकर फिर हमारी कौम को बेचते हैं। इस कदर ज़मीर फरोश, इसी मंडी लगी ज़मीर फरोशी की कि हम सब हैरान थे कि यार सेनेट का इलेक्शन है या कोई खरबाजारी है कि जहाँ पर ख़रीदो फरोख्त हो रही है। इससे ये हुआ कि ना कोई पार्टी जीती ना कोई पार्टी हारी, लेकिन निज़ाम हार गया है। ये एक फरसूदा निज़ाम है, इसमें यही होना है। आखिरकार हालात अपने मंत की अंजाम की तरफ जा रहे हैं और फिर ये है कि जिन लोगों ने, जिन कुव्वतों ने यहाँ पर अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जबकि हमारा मुल्क जो था उसका फ्यूचर दांव पर लग गया था, तो दुनिया भर की कुव्वतों ने ये इसमें कंसेंसस कर लिया था कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे कर दिए जाएं। बिल्कुल ठीक। कहीं पर वज़ीरिस्तान में तालिबान TTPP बना दी गई, इधर MQM ने कराची को जनापुर बनाना शुरू कर दिया, सिंधु देश के नारे अलग लगने शुरू हो गए। ऐसे लग सा कि पाकिस्तान की एक बंदर बांट शुरू हो गई है। लेकिन वहाँ पर फिर जिसको हमारी फ़ौज को अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अपनी 70,000 कुर्बानियाँ देकर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर ऐसे होता था कि वो पेशावर के करीब तक ये TTP वाले बाकायदा मार्च करते फिरते थे। मुल्क का कोई हिस्सा महफूज नहीं था। चनाचे फिर ये ज़रब-ए-अज़्म और ये रद्दुल फसाद, ये मुख्तलिफ लॉन्च किए गए प्रोग्राम और हमारे जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर ये मामला काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। अब भी वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में बहुत से एलिमेंट हैं जिनको सरहद पार से अफ़गानिस्तान की तरफ से, जहाँ पर इंडिया का भी काफ़ी असर और रसूख है, वहाँ से मुदाखलत होती है और पाकिस्तान पर आकर हमले करते हैं। अभी ये मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सियासी लोग, हालांकि चाहिए तो था कि ये वतन की हिफाजत के लिए आ गया थे। अब अंदाज़ा कर लें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इकट्ठे हो गए हैं। कहीं पर मोहसिन दावड़ का नाम आ रहा है, कहीं वो अचकज़ई साहब हैं, उनके वालिद साहब जो थे महमूद अचकज़ई साहब, वो बड़े फ़ख्र से बलोची गांधी कहलवाते थे, कोई सरहदी गांधी कहलवाते थे। ये बहरहाल जो उनके सियासी चादर लपेट कर अपने आप, लेकिन आज भी ऐसी वो बातें कर जाते हैं स्टेज पे खड़े होकर कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप इमरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नज़रिए पर यहीं बैठकर हमारे इन्हीं लोगों जो पाकिस्तान की जिन्होंने हुकूमत संभाली हुई थी उन्हीं की मौजूदगी में ऐसी बातें करते हैं। इसलिए हमें उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं कौम को। अब जो भी इनका अंजाम हो ये सामने आ जाना है। और इसके बाद जैसे पहले भी कई प्रोग्रामों में हमारी ये, और बल्कि आप YouTube देख लें, जगह जगह आपको यही प्रेडिक्शन मिलेगी कि कभी कल परसों आया था जब सेनेट का जिस दिन चेयरमैन का इलेक्शन के बूटों की चाप सुनाई दे रही है, और नवाज शरीफ का बयान जिसने जलती पर तेल का काम दिया था उसको भी बहुत ही हाईलाइट किया गया। तो इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि अब खामोश तमाशा नहीं बन के रहेंगे। जो हमारी रियासत के सतून हैं वो खामोश तमाशा नहीं बनेंगे। अब इंशाअल्लाह इस फरसूदा निज़ाम का
ख़ात्मा होगा। अच्छा। और क्योंकि सी पैक जो है इसका अब तीसरा फेज़ शुरू होने वाला है जो कि 2030 तक चलेगा। अब सड़कें वगैरह काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई हैं, बिजली के मंसूबे भी तकमील पजीर होंगे, ग्वादर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई। अब तजारत जो, क्योंकि अब रूस भी आ गया है, उसने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी है। तुर्की में तो जो है दुनिया इस वक्त 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रूस और शुमाली कोरिया। सही। यानी इसमें 3-4 जो हैं वो एटमी ताकतें हैं। वाह। तो बाकी सारी दुनिया भी इकट्ठी हुई है। अव्वल तो बाकी दूसरा ब्लॉक जो है उसमें भी एक बड़े चौधरी से डरकर लोग उसके साथ मिले हुए हैं। अब तो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने के सिलसिले में नेटो इत्तेहाद भी टूट रहा है। इसलिए ये होना ही था। ये सेनेट वगैरह के ये तमाशे जो हैं हमें से कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह करे इंशाल्लाह होगा। यहाँ पर दुनिया के बहुत से ममालिक में सदारती निज़ाम है, क्योंकि ये तमाशे बने हुए थे। कभी जमहूरियत आ गई, क्या पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान का हल है? जमहूरियत की और कोई फॉर्म नहीं जो हम यहाँ पर हमारे मसाइल को हल कर सकती। इसलिए इतनी फ़ौज रखने की, ये सियासतदानों की, वज़ीरों की, मशीरों की फ़ौज रखें और रिज़ल्ट ज़ीरो। इमरान खान जैसा बंदा जिसको लोगों ने बहुत ही सर पे उठाया था और एक मुखलस आदमी था, वो भी यहाँ पर अगर फेल हो गया तो अब आसमान से तो कोई देवता उतरने से रहा। इसलिए यहाँ पर इसी को इस्लाह की जाएगी। ये कोई पाकिस्तान इस सिस्टम के लिए नहीं बने, ये सिस्टम पाकिस्तान की सलामती के लिए होते हैं। अगर इनको तब्दील कर लिया जाए, हर कौम, लाजमी नहीं कि अगर बरतानिया में ये पार्लिमानी सिस्टम है तो हमारे यहाँ भी कामयाब हो। फ्रांस में सदारती निज़ाम है और अमेरिका में सदारती निज़ाम है, चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, जो भी नाम दे लें, रूस में भी इसी किस्म के। वो इतने मुस्तहकम हो गए। चाइना में अगर यही तमाशे होते, वजारतें बदलने वाले, तो चाइना आज दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क होता। वहाँ पर एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम था। उन्होंने मौज़े तुंग के बाद जो क़यादत आई, ख़ास तौर पर जदीद चाइना का जो है फाउंडर हम डेंग शाओपिंग, उसके दौर से चाइना ने ये जदीद, पहले तो एक कम्युनिस्ट मुल्क के तौर पर ये आइसोलेटेड था, चून लाई और मौज़े तुंग के दिल्ली, ये उन्होंने उस दौर में बड़ी कामयाबी से चाइना की जो हिफाजत की, उसका एक इमेज बना, लेकिन वो क्लोज सोसाइटी थी। इसके बाद फिर डेंग शाओपिंग के दौर के बाद अब तक, फिर जब से शी जिनपिंग का दौर आया है, इसने तो फिर चाइना की उस पॉलिसी को बदल के, पहले चाइना ने अपने आप को अपने अंदर ही समो रखा था, अब चाइना बाहर निकल आया है क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ये फ्यूचर की, बल्कि नियर फ्यूचर की यही सुपर पावर होगी, फौजी लिहाज से भी और मुआशी। दुनिया में हमेशा मुआशी जंगें ही होती हैं, मुआश की ही जंग है। अब देखें जब दुनिया में ये 1 बेल्ट 1 रोड और दूसरा इसके अलावा हमारा सी पैक, तरह तरह के मंसूबे जो आ रहे हैं, इससे इस खित्ते के तमाम लोगों का फ़ायदा होगा। अगर नहीं फ़ायदा होगा तो उन लोगों का जो क़ुव्वतें या जो ममालिक हमारा सबका इस्तेसाल कर रहे हैं। बल्कि हम तो चाहेंगे कि मेरी ये प्रिडिक्शन लिख लें, कुछ अरसे के बाद इंडिया भी छलांग मार के आ जाएगा, जंग वगैरह कोई नहीं होनी। चाइना ने इंडिया को इतना अच्छा खासा लेसन दे दिया है कि अब आप देख लें कि कश्मीर में भी कुछ बातें चल रही हैं। वो उनका जो डीजी ऑपरेशंस होते हैं या जो भी उनके मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं, उनकी मीटिंग हुई है। हो सके तजारत भी शुरू हो जाए। कोई तो कह रहे थे कि दिल्ली तक बस भी चलने लगी है। क्या किस चीज़ की बात है कि पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, एक ही ये दुनिया यूनिपोलर सिस्टम थी, लेकिन अब
चाइना और रूस के साथ और उसके साथ पाकिस्तान जैसे ताकतवर मुल्क और टर्की जैसे उनकी जब एक मजबूत ताकत आ गई, एक नया ब्लॉक बन गया, तो और भी बहुत से लोग आएंगे। इसलिए डजंट मैटर। अकॉर्डिंग टू योर प्रेडिक्शंस और आपकी ओपिनियन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान में ना सिर्फ सदारती निज़ाम आता देख रहे हैं, बल्कि हम बेहतरी आती देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। पॉजिटिविटी को हमेशा जो है प्रमोट करना चाहिए, और हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी को भी प्रमोट करता है और दूसरी चीज़ों से भी जो कि गलत अनासर होते हैं उनसे भी पर्दा हटाता है। तो इंशाअल्लाह अब चलते हैं सकलैन साहब की तरफ से। सकलैन साहब, आप से मैंने आज वो जो बर्निंग टॉपिक जो मैंने शुरू पर जो इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने आज आपसे वो डिस्कस करना है। सियासी मामला तो चलते ही रहते हैं, पाकिस्तान की तारीख से लेकर अब तक वो सियासी मामला भी चल रहे हैं। मुझे काइंडली ये बताइए कि ये पैमरा क्या इतना खुदसर है ये इदारा, ये इतना आज़ाद इदारा है कि इसे घरों की हुर्मत, रिश्तों की हुर्मत, उनका तकद्दस पामाल करते वक्त इसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। इसकी पाबंदियाँ, सो कॉल्ड पाबंदियाँ, वो हैं भी या नहीं हैं जो हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी ओपिनियन में? जी रहमान रहीम, मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करोड़ों दरूद पाक उस पाक ज़ात पे जो ख़ातमुन नबीय्यीन है। हदीस पाक है, दुनिया में सबसे अच्छा वो जिसका इखलाक अच्छा है। इस बात से तो तौबा नौज़ बिल्लाह किसी को इनकार नहीं। बेशक। उसके बाद हमारे अरबाब इख्तियार ये दावा करते हैं कि हम जी इस मुल्क को रियासत मदीना की तरफ लेके जा रहे हैं। कि आज की जो मेरा आपके सवाल का जवाब है, ये बेसिकली उन तमाम अरबाब इख्तियार से, उन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स से जो कि सूबाई लेवल पे भी हैं और कौमी लेवल पे भी इस सारी चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं, जिनके दायरे इख्तियार में ये सारे इदारे आते हैं, जस्ट लाइक पैमरा। बेसिकली ये सारी कहानी जो है ना, एक पैमरा और उसके जो मिनिस्टर हैं उनके गिर्द घूमती है, जिनके अंडर ये इदारा आता है। मेरा और आपको तो इख्तियार ही कोई नहीं उन पर। बिल्कुल ठीक है। आईने पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह असूल है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी ज़ाब्ता बनेगा, कानून बनेगा, वो कुरान और सुन्नत और शरीयत से मुतसादिम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इससे भी किसी को इनकार नहीं। तो क्या हम उस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं? यकीनन नहीं। राइट। यकीनन नहीं। आप देखें, पैमरा एक ऐसा इदारा है जिसने इस मीडिया को इखलाकी इक़दार के अंदर, लाइन के अंदर रखना है कि कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई प्रोग्राम ऐसा ना हो जो हमारी इस्लामी इक़दार, जो हमारी सोशल वैल्यूज़, जो इस्लामिक वैल्यूज़ या किसी किस्म की इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंतहाई माज़रत के साथ टीवी के ड्रामे उठा के देख लें आप, इंतहाई हमारे 90% पाकिस्तान के अंदर घरों में जो रिश्ते हैं, 90% घरों के अंदर देवर का रिश्ता, जेठ का रिश्ता, साली का रिश्ता, बहनोई का रिश्ता, सास का रिश्ता, ससुर का रिश्ता, ये सारे अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक। इससे किसी को इनकार तो नहीं, बल्कि 90% से भी रेशो ज़्यादा ही होगी। ठीक है जी। ये तकरीबन 95% घरों में ये रिश्ते मौजूद हैं। बिल्कुल सही। कौन सा ऐसा कायदा है, कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हमने हर ड्रामे में इन रिश्तों को डिस्कस करना शुरू कर दिया है, वो भी नेगेटिव सेंस में। क़यामत ड्रामा एक चल रहा है ना, ठीक है जी। उसके अंदर जो भाई की जो फियांसी है उसमें इंटरेस्टेड हो गए बड़े भाई, उससे उसकी शादी करवा दी। तुमसे कहना है, सिस्टर इन लॉ अपने बहनोई में इंटरेस्टेड हो गई, उसका काम शुरू कर दिया। मेरे पास तुम हो, वो एक ड्रामा भी चला था, बड़े लोगों ने उसको, कई लोगों के बेचारों के हार्ट फेल हो गए, कई बेचारे वैसे बेहोश हो गए। बड़ा प्रमोट हुआ था ड्रामा पाकिस्तान में। क्या सितम ज़रीफ़ी है ये हमारे रोने का मुकाम है कि हम इतने इखलाकी तौर पे गिर चुके हैं कि इस तरह के ड्रामों को हम किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। पहले ये होता था, आज से 15-20 साल पहले ये होता था कि कोई फिल्म या ड्रामा
लड़के और लड़की की कॉलेज लाइफ से मोहब्बत शुरू होती थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती थी, लड़ाई झगड़ा करते करते फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग होते होते उनकी शादी होती थी और फिल्म ख़त्म हो जाती थी। अब नया इन्होंने क्या तमाशा पकड़ा है कि पहली दूसरी किस्त में शादी करते हैं और उसके बाद वही औरत या तो अपने जेठ में इंटरेस्टेड हो जाती है या जेठ उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है या देवर उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। यार क्या सबक पढ़ा रहे हैं आप अपनी कौम को। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये बुराइयाँ किसी दर्जा तक हर मुआशरे में मौजूद हैं। सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ये बीमारी हर जगह मौजूद है, अखलाकी बीमारी। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों कंट्रीज़ में ये ठीक है, मगर आप क्यों उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं? क्या आपको दुनिया में और कोई टॉपिक नहीं मिलता कि इतने सेंसिटिव इश्यूज़ को आप क्यों मॉरल और इस्लामिक वैल्यूज़ की तबाही करने पर तुल गए? आप क्यों हर बंदे के जहन में ये डाल रहे हैं कि यार ये भी होता है, ये ऐसे करना भी जायज़ है? मैं तो हैरान हूँ पैमरा पे। पैमरा को तो 1 सेकंड से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। और जो नारे लगाते हैं इंतहाई माज़रत के साथ कि हम रियासत मदीना में ये वैल्यूज़ होती हैं, ये रियासत मदीना की ट्रेडिशंस हैं। जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं सूबाई लेवल पे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं, क्या सिवाय सियासी बयान देने के उनको इस चीज़ का कोई होश नहीं है कि हमारा पैमरा क्या चीज़ें दिखा रहा है, हमारी आने वाली नस्ल को, हमारे आने वाले फैमिली रिलेशंस को किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ स्ट्रिक्टली इस पे बैन होना चाहिए। बिल्कुल सही। इतने नाजुक और करीबी रिश्तों के ऊपर कोई ना फिल्म बननी और चाहिए, इतने मोहतरम रिश्तों पर। हाँ जी, जिनको भाभी माँ का दर्जा रखती है, बेशक कोई शक ही नहीं, सास माँ का दर्जा रखती है। बेशक यार हम उन रिश्तों को जो है वो इतना डिग्रेड कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं हम? क्या हम बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हमारे ये कल्चर है, ये घरों में गंद पड़ा हुआ है हमारे, ये बता रहे हैं, सब दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। हम डूब के मर क्यों नहीं गए? इंडिया जैसे मुल्क में इस तरह की गंदगी को प्रमोट करें, वो कर सकते हैं, उनका कल्चर होगा। सर वो भी नहीं करते इतना, व्हाटएवर वो करते हैं या नहीं करते, जितना हद से हम गुजर गए। लेकिन हम जो एक इस्लामिक रियासत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हम कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ऐसे राइटर्स को इजाज़त क्यों देते हैं कि वो इस तरह की बात करें? थैंक यू सकलान साहब। और मज़ीद इसके बारे में अगर आपकी बातचीत करें। सर मेरा ये अरबाब इख्तियार से सही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खुदारा यार जितनी तबाह ये कौम हो चुकी है उसको खुद तो ना तबाह करें। बिल्कुल ठीक। प्लीज़ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई दायरा इख्तियार पैमरा का भी बनाएं, वरना ये इस मरे हुए हाथी को दफ़ा करें। क्यों सैलरियाँ दे रहे हैं मुफ्त की? क्यों इंसेंटिव्स दे रहे हैं? क्यों उनको ओबलाइज कर रहे हैं? काम क्या है उनका? बाई द वे इस अदारे पर भी पाबंदियाँ लगनी चाहिए, या एटलीस्ट इस अदारे की भी पकड़ दकड़, या एटलीस्ट इस अदारे की वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई नॉर्म्स होनी चाहिए, कोई एक दायरा इख्तियार होना चाहिए कि यार ये टॉपिक आप नहीं दिखा सकते। राइट। जी खान साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज़। जी सर। टाइम शॉर्ट है, पूरा कर जी। मैं असल मामले की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊंगा। पैमरा तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, ये तो एक जुज़ है। दरअसल मामला जो है एक दुनियावी, पूरी दुनिया का ये मामला है। दज्जाली ताकतें जो हैं वो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए हुए हैं जिसके तहत पूरी दुनिया में पहले उनकी तजर्बागाह जो थी वो यूरोप था। अमेरिका, यूरोप के ईसाई माशरों पर उन्होंने हमला किया और वहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। शादी पर तो पाबंदी लग गई, लेकिन इमोरलिटी को उन्होंने रिवाज दिया। कौन है वो? हुकूमतों से ज़्यादा ऐसी दज्जाली ताकतें जो कि मुख्तलिफ अदारों की सूरत में, जैसे वर्ल्ड बैंक है और बेशुमार अदारे हैं जिनके सरबराह जो हैं वो दज्जाली हैं। राइट। और इसराइल में आपने देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा दुनिया को जो दर्स दिया है वो ला मज़हब होने का, ला दीन होने का, और सबसे ज़्यादा मज़हब परस्त वो लोग हैं। वहाँ पर यहूदियत में इतनी रिजिडिटी है कि कोई शख्स यहूदी नहीं हो सकता। इतनी प्योर नस्ल वो अपनी बना रहे हैं, लेकिन लोगों की नस्लें ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर होता है कि वो किसी न किसी कंट्री का इंतखाब कर लेते हैं, फिर वहाँ पर अपने तमाम तर जो वसाइल होते हैं वो झोंक देते हैं। यहाँ पर उनको
कारिंदे मिल जाते हैं। उन कारिंदों के ज़रिए फिर ये अपने अज़ाइम को इम्प्लीमेंट करते हैं। आखिर में उनका यही है एक जो मंसूबा, यह कि दुनिया भर की, इवन अमेरिका भी उनके आगे बेबस है, अमेरिका का सदर भी बेबस है। अब अदारों की हुकूमत है, जैसे वो जो है बिल गेट्स है, और ये कोरोना का मामला आज तक ये अब तो सुनने में आ रहा है कि सारा कुछ उनके पीछे वही लोग हैं। इसी तरह आईटी और जो पता नहीं क्या क्या अदारे हैं, वो दरअसल मरकज़ियत उनकी यही है कि दुनिया को आखिर एक कम्युनिटी, एक कौम के नीचे लाना है। दुनिया में 2 ही मुल्क हैं नज़रियाती तौर पर, जिनमें एक पाकिस्तान है, और हमारे मुल्क में भी हमारी नज़रियाती बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए वो क्या करते हैं कि अदारों में एक कुछ अरसे से टर्म सामने आई है, पहले हम उसके दुश्मन के एजेंट का, इसको कहते हैं स्लीपर सेल। स्लीपर सेल होता है कि वो हर अदारे में कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं, मामूली दर्जे से उठाकर उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक ले जाते हैं। खा वो अदारा कम्युनिकेशन का हो या कोई भी अदारा हो, हत्ता कि हमारा रेडियो कभी बहुत अच्छा समझा जाता था, उसको बर्बाद किया। इंडिया का रेडियो जब 65 की वार हुई तो इंडिया का पाकिस्तान के मुकाबले में प्रोपेगेंडा अशरे शीर भी नहीं था। यहाँ पर ऐसे ऐसे फनकार थे, न्यूज़ कास्टरों में शकील अहमद थे, अनवर बहजाद थे, इसके अलावा तलकीन शाह का प्रोग्राम आया करता था, निदाए हक लगता था, जमहूर की आवाज़ लगता था। इतना ज़्यादा था कि जब ताशकंद का मुआहदा हुआ तो उन्होंने खुसूसी तौर पर यह कहा था कि प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। प्रोपेगेंडा बंद करने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए और इंडिया को एक तरफा मैच खेलने का मौका मिल जाए। इसी तरह फिल्मों का मुआहदा हुआ। मुआहदा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों की फिल्में आएंगी। क्या हुआ कि पाकिस्तान की फिल्में तो पाकिस्तान में भी ख़त्म करा दी और इंडिया के लिए ये मार्केट बना दी। ये हमारे लोग चूँकि इन्हीं के असर से, इसी तरह ये IPP से मुआहदे होते हैं। दुनिया में सब इस इलाके में सबसे महंगी बिजली हमने खरीदी, हमारे लोगों के ज़रिए मुआहदे कराए और 25 साल के लिए हमें पाबंद करा दिया। वो मेरी बात की इससे तस्दीक हो जाती है कि हर अदारे में उन्होंने अपने लोग प्लांट कर दिए जाते हैं। हत्ता कि फ़ौज में भी हमारे कुछ लोग आए सामने जिनको फ़ौज ने खुद हिसाबी के मुकाबले में पिछले दिनों में ब्रिगेडियर रिजवान या 2-3 आदमी वो पकड़े गए थे। तो इस तरह जब तक ये इस निज़ाम में सज़ा और जज़ा नहीं है, वो बासर लोगों ने इस निज़ाम को, वरना पार्लियामेंट निज़ाम भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसको कैप्चर इस तरह कर लिया गया है कि जब तक यहाँ पर एक अच्छा निज़ाम नहीं आता, अगर इंसानों की तरह कोई तरीका कर लिया जाए कि हम सदारत नहीं वो करना, यहाँ पर खूनी इनकलाब आएगा और ईरान की तरह लाखों लोगों को या बेशुमार लोगों को उनका निगल जाएगा। ठीक होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपने अंदर छुपी हुई जो ब्लैक शीप हैं उनकी निशानदही करें। और इमरान खान क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोगों ने नरगा डाल रखा था जो कि स्लीपर सेल से ही तल्लुक़ रखते होंगे। कहीं पर शुगर माफिया है, कहीं पर ये सियासतदानों की हेरा फेरियाँ हैं, कहीं पर कोई है, कहीं पर गंदम माफिया है, कहीं पर बिजली चोर है। बदनाम कौन है? इमरान खान। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच खान साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। सकलान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और आपने दोनों मेरे जो टॉपिक्स थे उनको बड़े अच्छे तरीके से सुनाया और अपनी अपनी राय का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी प्रेडिक्शंस का। नाजरीन, इसमें जो बातें आपसे मेरे एक्सपर्ट्स ने की हैं उन बातों में एक बात वाज़ेह है कि हम खुद यानी अपने आप में अपने माशरे में अगर कुछ गलत होता देखते हैं तो उसे हमें रोकना चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए, जैसे जो इख्तियार अल्लाह पाक ने हमें दिए हुए हैं। हमारे यहाँ पर वो हमारे जो एक राइटर हैं खलीलुर रहमान कंवर साहब, अगर वो आकर मारवी मेमन जैसी किसी ख़वातीन का कंडेम करते हैं, फ़ाइट करते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड उन्हीं के लिखे हुए कुछ ड्रामाओं
क्या जिक्र स्कलैन साहब ने किया कि मेरे पास तुम हो, इस तरह के ड्रामे, और वो उनमें वही कुछ तो दिखाया जा रहा है। एक शौहर की बीवी जो है गरीब आदमी को छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ चले जाती है, ये हमारा माशरा नहीं है। दोहरा मेयार ये जो दोहरा मेयार है, इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। हम अपने आप में इस चीज़ की सफाई करना भी जानते हैं अल्लाह के हुक्म से, और ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़िंदा दिलान कौम है, और अपने मुल्क, अपनी सालमियत, अपनी हुर्मत को कायम रखना ये जानते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।